हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, क्लास 11th का हमारा सेकंड चैप्टर जो है गोइंग ऑन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका ये आज लास्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे, इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे और किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और ये जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद आपको फर्दर जो क्लासिफिकेशन है फंजाई की वो बहुत इजी हो जाएगी रिमेंबर करनी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। फंजाई क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, तो फंजाई क्या है? फंजाई एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चे? एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। एक क्लोरोफिलस का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होती। ठीक है, और हमें पता है ये कैसा है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और हमें क्या पता है इसके बारे में कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चे? इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक टाइप, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा? एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और ड्यू टू एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं इनको। तो आइए हम इसकी एक एक करके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटे फंजाई की, कि फंजाई कैसे है? ए क्लोरोफिलस है। ठीक है, कैसे है फंजाई बच्चे? ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का मीनिंग है मैंने आपको बता दिया, दैट इज दे आर विदाउट एनी क्लोरोफिल पिगमेंट, एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास की प्रॉपर्टी कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन थर्ड वन इज कि दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में भी कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपनी बॉडी से कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो एंजाइम्स सराउंडिंग में प्रेजेंट फूड को क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक कर देती हैं, और वो फिर सिंपल जो ब्रेक किया है फूड, उस सिंपल सब्सटेंस को, सिंपल फूड पार्टिकल्स को ये फंजाई क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया हमने? सेप्रोट्रॉप्स बोल दिया बच्चे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आया इसके अंदर कि जो फंजाई होती है इसकी बॉडी कैसी होती है। तो हम बात करते हैं इसकी बॉडी की, ध्यान से समझेंगे बच्चे। जो फंजाई की बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? ट्यूबुलर फिलामेंट्स की बनी हुई है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइफे। ठीक है, देखेंगे कि बॉडी ऑफ फंजाई is made up of, ठीक है, is made up of number of tubular filaments। ठीक है, number of tubular filaments called, क्या बोलते हैं उनको बेटा? ट्यूबुलर फिलामेंट्स को, इनको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, और ये जब बहुत सारे फिलामेंटस हाइफे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, तो उन सबको हम एक साथ बोल देते हैं क्या? माइसीलियम। तो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड व्हाट? माइसीलियम। ठीक है, एंड फिलामेंटस ब्रांचेस, ठीक है, एंड फिलामेंटस ब्रांचेस ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, तो आपको फंजाई में ये टर्म्स है ना बच्चे बहुत क्लियर रखनी है कि हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारे पास कि जैसे प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, वैसे ही फंगस के अंदर जो सेल वॉल है बच्चे वो किसकी बनी होती है? फंगल सेल्यूलोज या फिर काइटिन की। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किसकी बच्चे? काइटिन की। ठीक है, और कभी कभार ना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट में कि इस काइटिन की कंपोजिशन क्या है, ये किससे मिलकर बनती है काइटिन? तो काइटिन बनती है एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से मिलकर। ठीक है, किससे मिलकर बनती है? क्या होता है इसके अंदर? एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ठीक है, एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, और इसके बाद आती है बात कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? फंगस की स्टडी को बोलते हैं बच्चे माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं फंगस की स्टडी को? माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
माइकोलॉजी, क्योंकि माइको टर्म का मतलब होता है फंगस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फंगस की स्टडी को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे बच्चे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हाइफे हैं इनका नेचर कैसा होता है, ठीक है। पहले आप बेटा जी इसको नोट कीजिए, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे कि इस हाइफे का नेचर कैसा है, यानी ये हाइफे कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो ये हाइफे है ना, जनरली 2 टाइप्स के होते हैं बच्चे, ठीक है। हाइफे आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? आइदर दे आर सेप्टेट और दे आर एसेप्टेट, ठीक है। या तो ये कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे या फिर एसेप्टेट होंगे। यहाँ पर सेप्टेट एसेप्टेट में एक वर्ड आ रहा है सेप्टा, ठीक है। तो इस सेप्टा का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अगर हम हाइफे की बात करें तो ये हाइफे कैसे हो गए? आइदर दे आर एसेप्टेट, ठीक है, और दे आर सेप्टेट, ठीक है बच्चे, ठीक है। इधर दे आर एसेप्टेट और दे आर सेप्टेट। तो यानी कि अगर तो सेप्टा एब्सेंट होगा, सेप्टा इज एब्सेंट, ठीक है, और नो सेप्टा, और यहाँ पर क्या होगा सेप्टेट में? सेप्टा इज प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चे। अब इसमें कैसे होता है देखिए, सपोज करो ये हमारी माइसीलियम की बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी आपको सेपरेशन नहीं नज़र आ रही, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है। तो इसको हमने बोल दिया कि इस टाइप का हाइफे क्या कहलाएगा? एसेप्टेट कहलाएगा, जिसके अंदर सेप्टा नहीं होगा। और बच्चे एक बात ध्यान से समझिए कि अगर किसी भी सेल के अंदर कॉन्टिन्यूअसली न्यूक्लियर डिवीज़न हो रही है तो वहाँ पर किस चीज़ की कंडीशन आ जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। एक तो कॉन्टिन्यूअसली न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा हो, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट बन जाए वो सेल, और सेकंड थिंग क्या हो जाए कि वहाँ पर उसमें जो हाइफे है उसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चे? सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं इस टाइप की कंडीशन को? सिनोसिटिक। तो आप यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखेंगे, सिनोसिटिक, ठीक है। ये क्या होता है कि एक तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा और सेकंड थिंग क्या होगी बताइए? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी यहाँ पर, ठीक है। कैसी कंडीशन होगी बच्चे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है, एसेप्टेट की। अब हम बात करते हैं सेप्टेट की। सेप्टेट हो गए यानी कि जहाँ पर सेप्टा क्या होगा बच्चे? प्रेजेंट होगा। अब सेप्टा प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास ये है एक हाइफे है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे? इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रॉपर क्या होंगे? कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे, सेपरेशंस प्रेजेंट होंगी। तो ये हो गया हमारा सेप्टेट फिलामेंट। ये कैसा हो गया? सेप्टेट हाइफे हो गया, सेप्टेट फिलामेंट हो गया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आती है फंजाई के अंदर कि जब फंजाई की बॉडी की फॉर्मेशन हुई तो हाइफे एग्रीगेट करते हैं। अब वो हाइफे जो है वो 2 टाइप से एग्रीगेट करते हैं, आइदर दे आर लूजली वोवन और दे आर कॉम्पैक्टली वोवन। या तो वो लूजली इंटरवाइंड होते हैं या फिर वो कॉम्पैक्टली इंटरवाइंड होते हैं। और इस बेसिस पे हम कह देते हैं कि हाइफे या फंजाई के अंदर किस टाइप का टिश्यू होता है बताइए? प्लेक्टेनकाइमा टाइप का टिश्यू होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या होता है? हाइफे, ठीक है, हाइफे क्या करेंगे? कम टुगेदर, हाइफे कम टुगेदर एंड एग्रीगेट टू फॉर्म, क्या बना लेंगे एग्रीगेट होके? एग्रीगेट टू फॉर्म लूज और कॉम्पैक्ट टिश्यू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्ड, बताइए? प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्टेनकाइमा, ठीक है। एक ही आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कि प्लेक्टेनकाइमा किसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये प्लेक्टेनकाइमा जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं ये, आइदर दे आर कॉम्पैक्टली वोवन और दे आर लूजली वोवन। तो हम एक पढ़ते हैं, इसमें आता है प्रोसेनकाइमा, ठीक है, एक आता है प्रोसेनकाइमा और एक आता है बच्चे
स्यूडो पैरेन्काइमा, ठीक है। एक आता है प्रोसेनकाइमा और एक आता है सूडो पैरेन्काइमा। अब ये प्रोसेनकाइमा क्या होता है, इस प्रोसेनकाइमा के अंदर जो हाइफे हैं वो कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, लूजली इंटरवाइंड होते हैं हाइफे, ठीक है, लूजली अरेंज्ड हाइफे, लूजली अरेंज्ड हाइफे होते हैं। और सेकंड थिंग इसके अंदर क्या होती है बच्चे, ये जो हाइफे होते हैं मोर और लेस एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। मोर और लेस द हाइफे रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, लूजली इंटरवाइंड है, ये लूजली अरेंज्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइफे जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस नहीं करते, दे डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो हम लिखेंगे कि प्रोसेनकाइमा के अंदर हाइफे जो हैं, ठीक है, डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है बच्चे, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये, कुछ पैरेलली एक दूसरे के जो है ये रन करते हैं, लगभग एक दूसरे के पैरेलली रन करते हैं ये, और ये लूजली अरेंज होते हैं। इस तरीके से होते हैं प्रोसेनकाइमा के अंदर हाइफे की अरेंजमेंट, ठीक है। सूडो पैरेन्काइमा में क्या होगा, इससे ऑपोजिट होता है। यहाँ पर हाइफे जो है वो एग्रीगेट होकर एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं, ठीक है, टाइटली इंटरवाइंड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइफे क्या होते हैं, टाइटली इंटरवाइंड होते हैं, टाइटली इंटरवाइंड हाइफे, ठीक है, टाइटली इंटरवाइंड होते हैं, एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं और वो एक ओवल सेल की तरह हमें जो है अपीयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सूडो पैरेन्काइमा में जो हाइफे हैं वो एक ओवल सेल की तरह, हमें स्फेरिकल सेल की तरह अपीयर होते हैं, दूर से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली इंटरवाइंड होते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइफे जो हैं दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो सूडो पैरेन्काइमा में क्या लिखेंगे कि हाइफे क्या करते हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपको डिफरेंस के पॉइंट्स मिल गए, किसके अंदर, प्रोसेनकाइमा और किसके अंदर, सूडो पैरेन्काइमा के अंदर। आपको प्लेक्टेनकाइमा टिश्यू के बारे में समझ आ गई कि ये फंजाई का टिश्यू होता है, इसके अंदर कॉम्पैक्टली और कैसे लूजली अरेंज्ड हाइफे होते हैं, ठीक है। फिर आपको हाइफे के सेप्टेड सेप्टा के बारे में पता लग गया कि आइदर दे आर एसेप्टेड, या तो सेप्टा नहीं होगा, या फिर दे आर सेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट होगा, और वो किस तरीके से होते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है बच्चे। तो अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन। नोट कीजिए बच्चे इसको, ठीक है बच्चे। तो अब आगे बात की रिप्रोडक्शन कैसी होती है फंजाई के अंदर, ठीक है। तो कैसे रिप्रोडक्शन होती है फंजाई के अंदर, 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में बच्चे। एक होती है, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होती है इसमें फंजाई में, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्सुअल मेथड को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है जहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स के गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, यूनियन होगी, ठीक है, किसकी, 2 गैमेट्स की, ठीक है, यूनियन किसकी होगी यहाँ पर बच्चे, 2 गैमेट्स की यूनियन होगी, ठीक है। तो सेक्सुअल में क्या होगा, यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है, 2 गैमेट्स की क्या होगी बच्चे, यहाँ पर यूनियन होगी। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में वो बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रक्चर शो करती है, एक होते हैं हेटेरोथैलिक और एक होती है होमोथैलिक, ठीक है। इसको भी ध्यान देंगे आप, वन इज हेटेरोथैलिक एंड सेकेंड इज होमोथैलिक, ठीक है। थैलिक आपको पता है, थैलिक, थैलस का मतलब क्या होता है, बॉडी, है ना, थैलिक, थैलस का मतलब क्या होता है, बॉडी, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है इसका टर्म का मतलब कि हेटेरोथैलिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ
टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। क्लियर है? ऐसे दो मेटिंग टाइप्स लेंगे जो कि एक दूसरे से जेनेटिकली क्या है बच्चे, डिफरेंट हैं, उनके बीच में क्या होगी, फ्यूजन होगी हेटेरोथैलिक में। तो क्या लिखेंगे हम, हेटेरोथैलिक में क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, दो जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे हेटेरोथैलिक में। और होमोथैलिक में क्या होगा बच्चे, होमो का मतलब सेम, थैलिक का मतलब बॉडी, यानी कि ऐसी फ्यूजन होगी जिसके अंदर दोनों क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे मेटिंग टाइप, ठीक है, यानी दोनों की बॉडी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्यूजन बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, जो जेनेटिकली सिमिलर मेटिंग टाइप होंगे उनके बीच में फ्यूजन होगी यहाँ पर। तो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का मतलब क्लियर हो गया आपको बच्चे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर कि आइदर या तो फ्यूजन होगी किसकी, आपस में साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी, या फिर किसकी फ्यूजन होगी बच्चे, साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, उनके अपने न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी। तो यहाँ पर भी लिखेंगे यूनियन ऑफ टू गैमेट्स और देयर न्यूक्लियाई, यहाँ पर एक हम वर्ड ऐड करेंगे, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स और देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसी बात के बेसिस पर टू टाइप्स में जो है ये होती है, आइदर इट इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, और इसको सेकंड क्या होगी, फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी एंड सेकंड इज कैरियोगैमी, ठीक है, फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी एंड सेकंड इज कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, यूनियन ऑफ या फिर फ्यूजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म्स, ठीक है, जो दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैं उनकी किसकी फ्यूजन हो रही है, या तो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो रही है तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, या फिर किसकी फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन ऑफ देयर न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी, ठीक है, क्योंकि कैरियो टर्म का मतलब हमें पहले ही पता है क्या होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने कैरियन का मतलब देखा था न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब हो गया क्या, फ्यूजन, यानी जब न्यूक्लियस फ्यूजन करेंगे एक दूसरे के तो उस टाइप की कंडीशन को बोलेंगे कैरियोगैमी, और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो उस टाइप की कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 5 मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हम रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड आएगा हमारे पास प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्या है फर्स्ट मेथड का नाम, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। बच्चे अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे प्रॉपर, यहीं के यहीं आपका सारा मैटर जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा मैटर जो है प्रोवाइड हो रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से जो है रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, और मैं सबसे पहले आपको मतलब बताती हूँ कि प्लेनोगैमेटिक का मतलब क्या होता है। कॉपुलेशन तो आपको पता है क्या होता है, मेटिंग करना आपस में, उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। तो प्लेनोगैमेटिक का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे गैमेट्स जो क्या हैं बच्चे, मोटाइल हैं, और मोटाइल किसकी वजह से हैं, फ्लैजेला की वजह से हैं। तो मोटाइल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, प्लेनोगैमेट्स बोलते हैं, वहीं से ही ये टर्म आई है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स। जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स, ठीक है। मोटाइल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, प्लेनोगैमेट्स बोलते हैं। मोटाइल गैमेट्स यानी कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या बच्चे, यहाँ पर फ्लैजेलेट गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और ये 3 टाइप से होती है हमारे पास प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ तो ये कैसी होगी, आइसोगैमी होगी, ठीक है। यहाँ तो ये कैसी होगी, आइसोगैमी होगी, या फिर ये कैसी होगी बच्चे, एन आइसोगैमी होगी,
ठीक है। एंड थर्ड वन आता है हमारे पास, या फिर ये कैसी होगी बेटा जी, oogamie। ये 3 टाइप से आती है हमारे पास प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamie। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे हम। आइसोगैमी, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, गैमी का मतलब गैमेट्स, यानी कि ऐसी कॉपुलेशन जिसके अंदर गैमेट्स कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते होंगे और साइज भी सेम होगा उनका। डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो आइसोगैमी में क्या होगा, दोनों फ्लैजिलेट होंगे, दोनों ही कैसे होंगे बच्चे, फ्लैजिलेट होंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो ये होगी आइसोगैमी टाइप की, ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। लिख भी देती हूँ मैं आपको ताकि ये ध्यान रहे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी मतलब यहाँ पर आइसो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि एन का मतलब होता है विदाउट। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी मोटाइल गैमेट्स होंगे, दोनों में फ्लैजिला होगा, लेकिन थोड़े से ये क्या करेंगे, साइज में डिफर कर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, लेकिन साइज आपको छोटा बड़ा नजर आ रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे लेकिन साइज इनका डिफर करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट क्या बच्चे, बट डिफर इन साइज, ठीक है। यहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट जो है ना बच्चे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और ये टर्म्स आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा रिवाइंड होंगी, तो आपको यहाँ पर ही इनको क्लियर रखना है बिल्कुल अपने माइंड के अंदर, ठीक है। फिर आ गया oogamie। oogamie में क्या होता है, थोड़ा समझने की बात है। oogamie में क्या होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं हमारे पास, मेल और फीमेल। जो मेल वाला होता है वो स्मॉल होता है और वो कैसा होता है, फ्लैजिलेट होता है, दैट्स वाई इट इज़ मोटाइल। और जो फीमेल गैमेट होता है oogoonium, वो कैसा होता है हमारे पास, उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता और वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो oogamie में क्या होगा, 2 गैमेट्स हो गए, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट कैसा हो गया, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, जबकि मेल गैमेट कैसा हो जाएगा, स्मॉल एंड मोटाइल। और मोटाइल आपको पता है मोटिलिटी किसकी वजह से है, यहाँ पर फ्लैजिला की वजह से जो है मोटिलिटी है, ठीक है। तो oogamie में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि एक तो हमारे पास oogoonium है, लार्ज क्या है हमारे पास, oogoonium है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मेल गैमेट है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, और ये हो गया हमारा oogoonium, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, ये लार्ज है, और ये हो गया फीमेल गैमेट हमारा, ठीक है। तो आपको तीनों टर्म्स क्लियर हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन की, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamie, ठीक है बच्चे। इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको बच्चे, ठीक है बेटा जी। तो वीडियो पोज करके आपने इसको नोट किया। अब हमारे पास सेकंड मेथड आता है, कौन सा, सेकंड मेथड आता है हमारे पास गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड आया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसको भी अच्छे से समझेंगे हम कि इसमें क्या है। देखिए बच्चे क्या होगा सेकंड मेथड में, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी कि गैमेट्स का क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। गैमेट्स का क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, सपोज कीजिए कि ये क्या है, सपोज कीजिए कि ये क्या है हमारे पास, फीमेल गैमेट है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये क्या है, फीमेल गैमेट है और ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। अब मेल गैमेट क्या करता है यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो मेल गैमेट है वो डायरेक्टली न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करेंगे इनके। मेल गैमेट क्या करेगा, एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ बना लेता है जिसके अंदर इसका ये न्यूक्लियाई होता है, और फिर इस न्यूक्लियाई को ये oogoonium के अंदर पेनिट्रेट करके उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पर क्या करता है, इसके न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कोज करता है,
क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर क्या होगा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है। ध्यान देंगे इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करता है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना लेता है इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियाई होता है। तो क्लियर हुई, ये क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ न्यूक्लियाई का, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी थी जिसके थ्रू न्यूक्लियाई जो है वो मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र हुआ। और इसी वजह से हम कहते हैं कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो गैमेट्स की आइडेंटिटी है अपनी, वो लूज नहीं होती। तो लिखेंगे कि गैमेट्स डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, गैमेट्स डू नॉट लूज देयर व्हाट, आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर होगी बच्चे बात ये आपको? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको थर्ड भी बता देती हूँ, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ताकि आपको दोनों रिलेट हो जाएं टर्म्स। एक होती है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और एक होती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो थर्ड टाइप की हमारे पास आई गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है बच्चे? इसमें क्या होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था, ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर भी दो गैमेटेंजिया आकर आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ पर ऐसी कोई फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगी दो गैमेटेंजिया की। ठीक है, और वो गैमेटेंजिया कैसे होंगे, यूजुअली और जनरली दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं वो। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं जो गैमेटेंजिया होते हैं, डायरेक्टली फ्यूज कर जाते हैं और डायरेक्टली फ्यूज होकर क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली फ्यूज करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी भी लॉस कर देंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, इस तरीके से देखेंगे। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में। ये दोनों आपको क्या लग रही हैं, एक ये गैमेटेंजिया है और एक ये गैमेटेंजिया है। देखिए मैं इसको अलग से शो करती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक ये गैमेटेंजिया है और एक ये गैमेटेंजिया है। दोनों कैसे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लग रहे हैं। और दोनों की कैसे हो रही है फ्यूजन, बिल्कुल डायरेक्टली हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, गैमेटेंजिया हैं जो कि डायरेक्टली फ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फ्यूज कर रहे हैं एंड हेंस लूज देयर आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को भी लूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली फ्यूज कर रहे हैं। तो क्लियर है बच्चे इतनी बात? ठीक है, तो गैमेटेंजिया यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्यूज करते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि ये गैमेटेंजिया कैसे होते हैं बच्चे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यूजुअली कह देंगे। ठीक है, कुछ एक रेयर केसेस भी होते हैं जहाँ पर नहीं भी होते, लेकिन यूजुअली ये कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके मेथड्स डिस्कस हो चुके हैं। अब हम 4th वन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, कर लिया आपने इसको नोट वीडियो पॉज करके। अब 4th मेथड आता है हमारे पास स्पर्मेटोगेमी। क्या आता है, स्पर्मेटोगेमी। एंड 5th वन इज सोमेटोगेमी। इन दोनों को भी हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ये दोनों सिमिलर सी टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए बच्चे 4th आ गया हमारे पास मेथड स्पर्मेटोगेमी। ठीक है, 4th है स्पर्मेटोगेमी एंड 5th है सोमेटोगेमी। आइए इनको दोनों को समझ लेते हैं। तो क्या होगा बच्चे, स्पर्मेटोगेमी में क्या होगा, एक मेल गैमेट होता है स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेशियम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेशियम बोल देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है, एक फीमेल गैमेट होता है और उस फीमेल गैमेट के पास एक रिसेप्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये स्पर्मेशियम जाकर क्या करता है, अटैच होता है। तो उस रिसेप्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ठीक है, एक होता है हमारे पास फीमेल गैमेट हैविंग रिसेप्टिव ऑर्गन। रिसेप्टिव ऑर्गन किसके लिए, मेल गैमेट के लिए। हैविंग रिसेप्टिव ऑर्गन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस रिसेप्टिव ऑर्गन को बच्चे, ट्राइकोगाइन। ठीक है, हैविंग रिसेप्टिव ऑर्गन कॉल्ड ट्राइकोगाइन। ठीक है बेटा जी, अब इसमें होगा क्या, सपोज करो ये हमारा स्पर्मेशियम है, स्मॉल मेल गैमेट स्पर्मेशियम है, सॉरी होगा क्या यहाँ पर, ये हमारा स्मॉल मेल गैमेट है स्पर्मेशियम। ठीक है, और फीमेल है जिसमें क्या प्रेजेंट है बच्चे, ट्राइकोगाइन, रिसेप्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ट्राइकोगाइन। ये हमारा फीमेल है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टिव ऑर्गन ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो इस ट्राइकोगाइन के साथ इसकी क्या होती है, यहाँ पर ये इसके थ्रू जो है ये इसकी न्यूक्लियाई तक पहुँचता है फीमेल की। ठीक है, ये हो गया स्पर्मेशियम और ये क्या हो गया, फीमेल वाला ट्राइकोगाइन। तो स्पर्मेटोगैमी आपको समझ आ गया बच्चे, स्पर्मेटोगैमी में क्या होगा, क्लियर है। उसके बाद आती है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में क्या होता है, ध्यान देंगे, सोमैटोगैमी के अंदर डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेल और फीमेल हम देख पाएं वो चीज़ इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो हम सबसे पहली बात लिखेंगे कि डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। और यहाँ पर जनरली किसकी फ्यूजन होती है, हाइफे की फ्यूजन होती है। दो सिमिलर टाइप ऑफ हाइफे की फ्यूजन होती है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर हाइफे। ठीक है, तो सिमिलर हाइफे की फ्यूजन होती है। क्या होता है इसके अंदर देखेंगे, इस तरीके से होता है इसमें। सपोज कीजिए कि ये है एक और एक ये है, ये दो हाइफे हैं। ठीक है, सपोज किया हमने ये दो हाइफे हैं, ठीक है, ये दो हाइफे हैं। एक है ये, सपोज को मैंने प्लस बोल दिया, एक ये है, इसको मैंने माइनस बोल दिया। दोनों के देखिए न्यूक्लियाई मैंने थोड़े से डिफरेंट बनाए हैं। ठीक है, तो ये दो हाइफे हो गए, इनको हमने बोल दिया प्राइमरी माइसीलियम। क्या बोल दिया इसको हमने, प्राइमरी माइसीलियम बोल दिया। ठीक है, ये भी प्राइमरी माइसीलियम हो गया और ये भी प्राइमरी माइसीलियम हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक सेकेंडरी माइसीलियम बना लेंगे इस तरीके से। एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, इस तरीके से। आई बात समझ में, ये क्या बना लेंगे, एक क्या बना लिया इन्होंने बच्चे, इन्होंने क्या बना लिया, सेकेंडरी माइसीलियम बना लिया। तो डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स क्या थे यहाँ पे, एब्सेंट थे। ये हो गई हमारी सोमैटोगैमी। तो आपको 5 के 5 मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लियर हैं बच्चे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, सेकंड हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, थर्ड हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, फोर्थ है स्पर्मेटोगैमी एंड फिफ्थ है सोमैटोगैमी। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चे, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेजिटेटिवली कैसे ग्रो करते हैं फंजाई। सेकंड आती है हमारे पास सेक्सुअल के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 5 टाइप से होती है इसके अंदर, फंजाई के अंदर। फर्स्ट रहेगा हमारा क्या, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकंड आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास फीजन। ठीक है, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकंड फीजन, थर्ड बर्डिंग। ठीक है, थर्ड बर्डिंग, और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे, फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बर्डिंग, स्क्लेरोशिया, एंड फिफ्थ वन इज राइजोमोर्फ। स्क्लेरोशिया के बाद क्या आ गया, राइजोमोर्फ आ गया। ठीक है, अब
ये फ्रेगमेंटेशन, फिजर और बडिंग, ये तो हमें क्लियरली पता है कि ये क्या क्या होते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि इस तरीके से एक हमारे पास मान लो फंजाई है कोई, उसमें ये फ्रेगमेंट्स है इस तरीके से, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ये 2 में जो है ब्रेक हो जाएगी और फिर ईच फ्रेगमेंट जो है कैपेबल टू फॉर्म न्यू फंगस। ठीक है, ये तो होगी फ्रेगमेंटेशन के अंदर। फिजन के अंदर भी हम पहले पढ़ चुके हैं मोनेरा वगैरह के अंदर भी कि बाइनरी फिजन होती है, मल्टीपल फिजन होती है। बाइनरी फिजन क्या होती है, जब एक मैच्योर सेल जो है डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, और मल्टीपल फिजन क्या होती है, जब एक मैच्योर सेल डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, तो उसी टाइप की फिजन जो है वो फंगस में भी देखी जाएगी। बडिंग, बडिंग में हमने पढ़ा है यीस्ट के अंदर जैसे बडिंग होती है, बर्ड्स फॉर्म होते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर पेरेंट से वो बर्ड जो डिटैच हो जाता है और एक सेपरेट बॉडी बना लेता है। उसी तरीके से फंगस के अंदर भी बडिंग होती है। अब बात आती है स्क्लेरोशिया और राइजोमॉर्फ की, तो ये 2 नई टर्म्स हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास स्क्लेरोशिया। ठीक है, सबसे पहले क्या आई, स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया क्या होता है बच्चे, स्क्लेरोशिया एक क्या है, डीप पेनिट्रेटिंग बॉडी है। क्या है, डीप पेनिट्रेटिंग बॉडी है ये स्क्लेरोशिया, जो किसकी बनी हुई है, डीप पेनिट्रेटिंग बॉडीज मेड अप ऑफ, बताइए, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ हाइफे, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ हाइफे। यानी कि यहाँ पे हाइफे क्या करते हैं, एग्रीगेट होकर के क्या बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट ओवल मास लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है ये कुछ। ठीक है, इस तरीके से होती है ये हाइफे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हाइफे एग्रीगेट टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्क्लेरोशियम, ये क्या है, स्क्लेरोशियम है, ये क्या है, स्क्लेरोशियम है। अब जैसे ही फीमेल कह रही हूँ सॉरी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही ये स्क्लेरोशियम क्या करेगा, न्यू माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही ये क्या करेगा बच्चे, न्यू माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्क्लेरोशियम क्या करेगा, न्यू माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपको स्क्लेरोशिया क्लियर हो गया कि स्क्लेरोशिया क्या है। और इस टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें देखी जाती है बच्चे, क्लेविसेप्स टाइप ऑफ फंगस में देखी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेविसेप्स। ठीक है, वैसे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंगस की तब वहाँ पर ये सभी आपको बहुत हेल्प, तब मैं सिर्फ वहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, स्क्लेरोशियम है, तो आप समझ जाएंगे कि स्क्लेरोशिया में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होती थी। ठीक है, तो स्क्लेरोशिया हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको राइजोमॉर्फ के बारे में बताती हूँ, इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइजोमॉर्फ के बारे में कि राइजोमॉर्फ में वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जो फंगस होते हैं। ठीक है बच्चे, तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में जो राइजोमॉर्फ टाइप का मेथड है उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हाइफे हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के क्या बना लेते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उसकी एक प्रॉपर स्पेशल क्या होती है, उसकी एक कन्फाइंड, एक डिफाइंड क्या होती है, एपिकल ग्रोइंग पॉइंट होता है उस राइजोमॉर्फ का। ठीक है, क्या होता है, एक एपिकल ग्रोइंग पॉइंट होता है उस राइजोमॉर्फ का। सपोज ये है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपको एक प्रॉपर एक एपिकल ग्रोइंग पॉइंट नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर एपिकल ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है इस तरीके से। सपोज कर लीजिए ये है हमारे पास एक राइजोमॉर्फ, सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए बनाया है ये ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रॉपर एपिकल ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, डिफाइंड, लिख लेंगे, डिफाइंड एपिकल ग्रोइंग पॉइंट इज प्रेजेंट। ठीक है,
अब होगा क्या, जब तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये राइजोमॉर्फ जो है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, डोरमेंसी स्टेज में रहता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो राइजोमॉर्फ है ये किस में रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चे फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही क्या आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वैसे ही ये भी क्या करता है, स्क्लेरोशियम की तरह न्यू माइसीलिया प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देता है। फेवरेबल कंडीशन आने पर, ठीक है, प्रोड्यूसेस व्हाट बच्चे, न्यू माइसीलिया, ठीक है। ये भी न्यू माइसीलिया जो है प्रोड्यूस करता है जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेगा बच्चे, न्यू माइसीलिया बनाने स्टार्ट कर देगा। ये है न्यू माइसीलिया यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। तो ये होगी हमारी राइजोमॉर्फ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो हमारे 2 मेथड्स हो गए रिप्रोडक्शन के फंजाई में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, उसके 5 मेथड्स हमने पढ़ लिए, और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, इसके भी 5 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं बेटा जी, ठीक है। अब आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे हमारा कौन सा, एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का फंगस के अंदर, ठीक है बच्चे, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे। तो अब सेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को फंजाई के अंदर डिस्कस करने के बाद हमारे पास लास्ट मेथड आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। तो फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है देखेंगे। थर्ड आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में स्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। किसके थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस बात पे ध्यान देंगे। अब हमें जनरली सुनने को मिलता है कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है, ये इसके स्पोर्स हैं, ये फलाने के स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, स्पोर्स होते हैं सिंगल सेल्ड प्रोपग्यूल्स। क्या होते हैं स्पोर्स, स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड प्रोपग्यूल्स। क्या होते हैं स्पोर्स, दीज आर सिंगल सेल्ड प्रोपग्यूल्स, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होने के बाद डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड कैन गेट डिस्पर्स्ड, और तभी ये डिस्पर्स्ड हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट कि स्पोर्स होते क्या हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड प्रोपग्यूल्स। इतनी बात क्लियर है बच्चे। तो जैसे कि हमने सेक्शन में पढ़ा था 5 मेथड्स, एसेक्सुअल वेजिटेटिव में हमने पढ़ा कि फर्दर आगे 5 मेथड्स थे, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, राइजोमोम, स्क्लेरोशिया। वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी सारे मेथड आते हैं, 1 बाय 1 करके हम उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर स्पोर्स मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, ठीक है, अगर स्पोर्स मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, देन कॉल्ड मियोस्पोर्स। उन स्पोर्स को बोलते हैं हम बच्चे मियोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स, ठीक है। जो स्पोर्स मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं मियोस्पोर्स। और सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, और क्या बोलते हैं इनको, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। और ऐसे स्पोर्स जो कि माइटोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर माइटोसिस, ठीक है, देन कॉल्ड, उन स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम बच्चे, उन स्पोर्स को बोलते हैं माइटोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और माइटोस्पोर्स के साथ साथ क्या बोलते हैं इसको, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स और एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स भी 2 टाइप्स के हो गए, ठीक है, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड और एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, मियोस्पोर्स एंड माइटोस्पोर्स, ठीक है बच्चे। अब मियोस्पोर्स जो है फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं।
ठीक है, 2 टाइप्स के म्यूस्पोर्स होते हैं और बाकी जितने भी टाइप के स्पोर्स होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं बच्चे, माइटोस्पोर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे एस्कोस्पोर्स एंड सेकेंड वन इज बेसिडियोस्पोर्स। तो पहले हम इन्हीं दोनों को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी टाइप के स्पोर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप ये सब कुछ नोट कीजिए, उसके बाद हम इन दोनों को उठाते हैं और यहाँ से डिस्कस करते हैं। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट म्यूस्पोर एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है बच्चे, तो आप पढ़ते रहिए अपना साथ साथ सब कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपना सिलेबस जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लेक्चर्स को मिस करते रहेंगे, तो सिलेबस इकट्ठा होने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे आप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे साथ लेक्चर्स के साथ बने रहिए और यहीं के ही अपना सारा जो है मैटर वो ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या है बच्चे? एस्कोस्पोर इज दी व्हाट? इट इज द नॉन मोटाइल मियोस्पोर। सबसे पहली बात आई कि ये कैसा है? नॉन मोटाइल मियोस्पोर है। ठीक है, हमें पता है जरूरी नहीं है कि स्पोर्स मोटाइल ही होंगे। स्पोर्स कैन बी मोटाइल और दे आर नॉन मोटाइल। मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं, थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो सभी कंडीशंस हो सकती हैं। तो एस्कोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स हैं, यानी कि ये सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं, मियोसिस के बाद ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एस्काई। क्या बोलते हैं? एस्काई। एस्काई तो प्लूरल हो गया और सिंगुलर के लिए लगेगा एस्कस। ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा बच्चे? एस्कस लगेगा। तो अब ये जो एस्काई है, हम अगर बात करें तो ये इस तरीके से होता है। सपोज ये एस्काई है एक, ये क्या है? एक एस्काई है। तो एक एस्काई में, एक एस्कस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है बच्चे? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एक एस्कस के अंदर। तो ये हो गया हमारा एस्कोस्पोर टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर, पहला जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बेसिडियोस्पोर पढ़ेंगे। इसको पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए बच्चे। ठीक है, कर लिया नोट। अब हमारे पास आता है सेकेंड, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स में सेकेंड आता है बेसिडियोस्पोर। सेकेंड क्या आया हमारे पास? बेसिडियोस्पोर्स। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक्सोजीनसली प्रेजेंट होते हैं। जो एस्कोस्पोर्स थे वो क्या थे? एंडोजीनसली प्रेजेंट थे, यानी कि एक एस्कस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थे। तो एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनसली इन नेचर, जबकि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं बच्चे, दीज आर एक्सोजीनसली। ठीक है, दे आर एक्सोजीनस, एक्सोजीनसली ग्रो। ठीक है, एक्सोजीनसली ये ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक हमारा बेसिडियम हो गया। बेसिडियम, यहाँ पर क्या होते हैं? बेसिडियम होते हैं। जहाँ पे जैसे वहाँ पर क्या थे? एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स थे, यहाँ पर क्या होते हैं? बेसिडियम। बेसिडियम बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर को हम। और ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टेरिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टेरिग्मा बोलते हैं। कभी कभी भी पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और इस पूरी क्लब शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेसिडियम बोलते हैं हम। ये कैसा है? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है,
और ये भी कैसा है बच्चे, नॉन मोटाइल मियोस्पोर है, एक्सोजेनसली ग्रो करता है और ये कैसा है, नॉन मोटाइल मियोस्पोर। ठीक है, ये भी नॉन मोटाइल मियोस्पोर है बेटा जी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट था ये भी। तो हमारे 2 टाइप के मियोस्पोर्स तो डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं मियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर इज एंडोजिनसली ग्रो करते हैं और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनसली ग्रो करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हमारे माइटोस्पोर्स। नोट कीजिए इसको बच्चे। ठीक है बेटा, अब बात आती है लास्ट हमारे पास हमारे कौन से स्पोर्स की, माइटोस्पोर्स की। सॉरी, तो अब हम पढ़ेंगे माइटोस्पोर्स के बारे में। तो माइटोस्पोर्स में फर्स्ट आता है हमारे पास जूस्पोर्स। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो आप नोट करते रहना साथ साथ। जूस्पोर्स क्या होते हैं बच्चे, जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं। कैसे स्पोर्स होते हैं, दीज आर मोटाइल स्पोर्स। जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल क्यों कहा, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस तरीके से होते हैं ये। सपोज करो ये हो गया हमारा जूस्पोर और ये हो गया पीछे मोटाइल गैमेट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए जूस्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये। क्लियर है बच्चे जूस्पोर्स के बारे में, दीज आर मोटाइल स्पोर्स। और मोटाइल है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, और फ्लैजेला की वजह से ही ये एक्वाटिक हैबिटेट में स्विम करते हैं जूस्पोर्स, और वही इनका क्या है, मेथड ऑफ डिस्पर्सल भी है। इन स्पोर्स को डिस्पर्स भी तो होना है, तो ये डिस्पर्स किस मेथड से होंगे, जो जूस्पोर्स हैं वो वाटर करंट के मेथड से ही ये डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला की वजह से ही एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर स्विम कर पाते हैं। ठीक है, तो जूस्पोर्स हो गया। सेकंड आया हमारे पास जूस्पोर के बाद स्पोरेंजियोस्पोर। सेकंड क्या आया हमारे पास, माइटोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। अभी जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये क्या है, ये नॉन मोटाइल है, यानी इसके अंदर कोई गैमेट प्रेजेंट नहीं है बेटा जी। तो ये कैसा है, नॉन मोटाइल स्पोर है। सॉरी, गैमेट नहीं, कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। इट इज अ नॉन मोटाइल स्पोर, नो फ्लैजेला। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर, नो फ्लैजेला। इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स हैं वो एक कन्फाइंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर बच्चे। ये होता है स्पोरेंजियम, ये होता है स्पोरेंजियम, और ये जिसके ऊपर होता है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्टोक जो होती है स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये 4 जो है ना वर्ड, ये हम स्टोक के लिए लगाते हैं जिसके ऊपर ये कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो ये स्पोरेंजियोफोर स्टोक होगी, उसके ऊपर ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर होते हैं ये बहुत सारे स्पोर्स। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चे, ये क्या है, स्पोर्स हैं। क्लियर है, स्पोरेंजियोस्पोर भी समझ में आ गया। स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स, ये 2 माइटोस्पोर्स हमने पढ़े हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ठीक है बेटा जी, तो थर्ड टाइप का हमारे पास आता है कैलमाइडोस्पोर, फिर आएगा कोनिडियोस्पोर एंड कैलमाइडोस्पोर, कोनिडियोस्पोर एंड ओइडियोस्पोर। ठीक है, तो तीनों को साथ में डिस्कस कर लेंगे। कैलमाइडोस्पोर्स, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स एंड ओइडियोस्पोर्स। ठीक है, इन तीनों को देख लेते हैं क्या है। तो कैलमाइडोस्पोर में क्या होगा बच्चे, देखेंगे ध्यान से। कैलमाइडोस्पोर में हाइफे होता है, तो हाइफे के अलोंग ही कुछ एक प्लेसेस में ये स्पोर्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है उस जगह का एकदम से, और उसकी जो वॉल है, वॉल की सिक्रीशन हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, एक राउंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। सपोज कीजिए ये हमारा हाइफे था,
ठीक है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म था, तो सपोज कीजिए एक साइड से प्रोटोप्लाज्म क्या कर गया, एक्यूमुलेट कर गया, और क्या हुआ, जो सेल वॉल थी वो क्या हो गई, सिक्रीट हो गई, वॉल सिक्रीशन हो गई। तो ये इस तरीके से राउंड ऑफ हो जाते हैं यहाँ पर अलग से, ये देखो इस तरीके से हाइफे के अलोंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, केलमाइडोस्पोर्स। ये क्या है, केलमाइडोस्पोर्स हैं, ठीक है बच्चे जी। कैसे बनते हैं ये, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये बन जाते हैं अलोंग दी हाइफे, ठीक है। ये हो गए केलमाइडोस्पोर्स। तो ये भी कैसे हो गए बच्चे, ये भी नॉन मोटाइल हो गए, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं है, तो ये भी कैसे हो गए, नॉन मोटाइल हो गए। फिर बात आई कोनिडियोस्पोर्स की। तो कोनिडियोस्पोर्स में क्या होता है देखेंगे, कोनिडियोस्पोर्स में क्या होगा, इस तरीके से इसके अंदर एक स्पेशल हाइफे होता है, उस स्पेशल हाइफे को हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। फोर यानी कि स्टॉक। अब उस स्टॉक के ऊपर ये एक्सोजिनसली कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, सपोज ये स्पेशलाइज्ड हाइफे है और इसके ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट है, ये ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट है, ये कोनिडिया। तो ये क्या हो गए बच्चे, कोनिडिया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, कोनिडियोफोर, ठीक है। स्टॉक होगी जिसके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है। जैसे हमने स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजियोफोर पढ़ा था, नीचे स्टॉक थी, उसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट था, ठीक वैसे ही ये भी एक्सोजिनसली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना, स्पेशल हाइफे के ऊपर। ये कोनिडियोफोर क्या है, एक स्पेशल हाइफे होता है ये, ठीक है बच्चे। ये भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो कोनिडियोफोर्स भी हो गए, क्लेमाइडोस्पोर्स भी हो गए। अब आते हैं ओइडोस्पोर्स। ओइडोस्पोर्स क्या होते हैं बच्चे, ये जनरली हाइफे से जो है अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, हाइफे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिर ये फर्दर जो है बडिंग से या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है ये डिवाइड करते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होता है इनका स्ट्रक्चर देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई एक हाइफे है या कोई भी माइसीलियम है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं इस तरीके से। ये हो गए हमारे ओइडियोस्पोर्स, ठीक है। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम दी हाइफे एंड देन शो देयर ग्रोथ। तो ये हो गए ओइडियोफोर्स, ठीक है। ये हो गए कोनिडियोफोर्स, ये हो गए केलमाइडोफोर्स, ठीक है। क्लियर है, ये सभी टाइप के जूस्पोर्स। इससे पहले जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर हमने डिस्कस कर लिया, और उससे पहले हमने 2 टाइप्स ऑफ मियोस्पोर्स डिस्कस किए थे हमारे, कौन से बच्चे, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये सभी टाइप के स्पोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक स्पेशल टाइप का स्पोर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंडर 3 आते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बच्चे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो हैं बायन्यूक्लिएट स्पोर्स। अभी तक तो ये सारे यूनिन्यूक्लिएट थे, एक ही न्यूक्लियस था इनके अंदर। अब हम पढ़ेंगे बायन्यूक्लिएट स्पोर्स, ठीक है। तो आपके स्पोर्स, मैंने हर टाइप का स्पोर आपको पढ़ा दिया है बच्चे, इससे पहले इसके बाहर कोई स्पोर नहीं है, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बायन्यूक्लिएट स्पोर्स। और बायन्यूक्लिएट स्पोर्स की कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, बायन्यूक्लिएट यानी 2 न्यूक्लियस, तो हम इनको डाइकैरियोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डाइकैरियोटिक, ठीक है। ध्यान देंगे इसको, क्या बोलते हैं हम, डाइकैरियोटिक भी बोलते हैं। तो ये फर्दर जो है 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स हमारे इसमें, फर्स्ट है बच्चे एसिडियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, ठीक है। फर्स्ट है एसिडियोस्पोर्स, सेकंड है यूरेडोस्पोर्स, एंड थर्ड है बच्चे टेल्यूटोस्पोर, ठीक है। एसिडियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स एंड टेल्यूटोस्पोर्स। एसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है बच्चे, देखेंगे एसिडियोस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है।
जैसे सपोज कीजिए ये है, तो इसके ऊपर ठीक है, ये हो गए हमारे एसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर देखो क्या है कंडीशन बच्चे, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बायन्यूक्लिएट स्पोर्स इनको बोला, ये होते हैं एसिडियोस्पोर्स। इस टाइप के स्पोर्स देखने को मिले तो ये होते हैं एसिडियोस्पोर्स। यूरेडोस्पोर्स कैसे होते हैं, यूरेडोस्पोर्स ऐसी होती है और इसके ऊपर कुछ एक ऐसे, इसकी जो लेयर होती है बाहर की कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में, अगर हमारे पास आगे चैप्टर में आएंगे जब ये। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, इस तरीके से ये भी डाइन्यूक्लिएट होते हैं, बायन्यूक्लिएट होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। ये हो गए यूरेडोस्पोर्स, ठीक है बच्चे, ये क्या हो गए, यूरेडोस्पोर्स हो गए। और टेल्यूटोस्पोर्स कैसे होते हैं, टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से होते हैं टेल्यूटोस्पोर्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए, स्पेशल स्पोर्स, बायन्यूक्लिएट स्पोर्स, एसिडियोस्पोर, यूरेडोस्पोर एंड टेल्यूटोस्पोर, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर सभी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे हमारे साथ क्लासिफिकेशन फंजाई की, ठीक है। 5 क्लासेस हैं फंजाई की, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइकन्स और माइकोराइजा के बारे में। और फिर बच्चे हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस का 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो आप सभी लेक्चर्स को एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इसको अच्छे से लेक्चर को भी, आज वाले लेक्चर को भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है बच्चे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।